सारे कंपनी मालिकों का माया शेयर में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर बाजार में शेयर खरीद रहे हैं तो आप कंपनी का मालिकत्व खरीद रहे हैं, आप कंपनी का मालिक होने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो कंपनी आपको पूरी खरीदनी हो तो उसे कितने पैसे देना चाहिए आपको, ये कैसे पता चल सकता है? या उस कंपनी का रियल वैल्यू क्या है, ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? रियल वैल्यू जानना ही कंपनी का बुक वैल्यू जानना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और जानते हैं कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो होता क्या है और हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट पे आज का वीडियो बेस्ड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी रेशियो। साथ में जानेंगे कि इसका यूज क्या है और लिमिटेशन क्या है, और फाइनली वी विल सी द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो आप सीखना न भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वे सीखते नहीं हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, एसेट्स क्या होता है। आप देखते होंगे कोई भी कंपनी होती होगी तो कंपनी के पास वर्क करने के लिए कुछ मशीनरी होती है, कुछ प्लांट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लांट है, कोई मशीन लगी हुई हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है। वैसे सारी चीजें जो कंपनी के बिजनेस में हेल्प करती हैं वो कंपनी का एसेट कहलाती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी के लिए एसेट क्या होगा। तो जो भी कंपनी के वर्क में हेल्प करेगा, जैसे कोई व्हीकल है, कोई प्लांट है, तो वो सारी चीजें कंपनी के लिए एसेट होगी। जैसे ये सब चीजें कंपनी के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों के हेल्प से कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी सेल जनरेट कर रही है। आई थिंक आपको एसेट समझ में आ गया होगा कंपनी का। आप अपने तौर पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए आपका क्या एसेट्स है। तो आपका एसेट्स वही चीज होगा जो आपके जेब में पैसे डालने में आपकी मदद करता हो। जैसे आपने कोई शॉप खोल रखा है और शॉप में कुछ मशीन ऐसी लगा रखी है जिससे पैसा जनरेट हो रहा हो, आपका मोबाइल फोन आपके लिए पैसे जनरेट कर रहा हो, वो आपका एसेट हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो कंपनी के या आपके पॉकेट में पैसे डालती हो, वो सारी चीजें एसेट्स कहलाती हैं। ये अब हर व्यक्ति पे, हर कंपनी पे डिपेंड करता है। एक ही चीज किसी कंपनी के लिए एसेट होती है और सेम थिंग किसी कंपनी के लिए लायबिलिटीज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि लायबिलिटीज आखिर क्या होता है, जो कभी कभी हमारा एसेट्स कैसे लायबिलिटीज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो आप पे लाइएबल हो, जिसके लिए आप लाइएबल हो, जो पैसा हो या कोई भी अदर चीजें हो जिसके पेमेंट करने के लिए आप लाइएबल हैं, तो वैसी चीजें लायबिलिटीज कहलाती हैं। लायबिलिटी दो टाइप की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। दो टाइप की लायबिलिटीज होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये कंपनी के भी केसेज में सही है और आपके भी केसेज में सही है। जैसे कंपनी कोई लोन लेती है, तो कंपनी जो बैंक से लोन लेती है, तो लोन भी एक टाइप का लायबिलिटी है और ये कंपनी को पेमेंट करना होता है। अगर कंपनी को वो लोन 1 ईयर पीरियड के अंदर पेमेंट करना है तो वैसे लोन को बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। और अगर ये 1 ईयर से एबव है, मोर देन 1 ईयर है, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इसको साधारण भाषा में आपको समझा देते हैं ताकि ये आपको लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमने एसेट के केस में देखा था कि एसेट्स जो कंपनी के पॉकेट में पैसा डालें या आपके पॉकेट में पैसा डालें, वो सारी चीजें एसेट्स होती हैं। लेकिन लायबिलिटीज क्या होता है, जो या आपके पॉकेट से या कंपनी के पॉकेट से पैसे बाहर निकालती हैं, किसी और को पेमेंट करती हैं, वैसी चीजें सारी लायबिलिटीज में आएंगी। तो आप किसी भी कंपनी का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लायबिलिटीज को चेक कर सकते हैं कि उसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, किसी को पैसे देने हैं तो नहीं, क्रेडिट पे कोई सामान लिया है तो कितना लिया है। ये सब सारी चीजें जो होती हैं फ्रेंड्स, वो लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी मैंने बात किया कि एसेट्स लायबिलिटीज बन जाती हैं। इसको आप अपने तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे आपने कोई
जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मोबाइल फोन उसके लिए पैसे जनरेट कर रहा है, तो वो उसके लिए एसेट है। लेकिन वही मोबाइल फोन कोई और बंदा दिन भर बैठ करके टिकटॉक का वीडियो देख रहा है, उसके लिए वो लाइबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रिचार्ज करा रहा है, मोबाइल फोन अच्छा से अच्छा खरीद रहा है, महंगा से महंगा पैसा उसमें लगा रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें पैसे तो इन्वेस्ट हो रहे हैं, बट उससे कोई इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है। उसी तरह से कंपनियां क्या होती हैं कि कभी कभी ऐसे कंपनी को परचेज कर लेती है, कभी कभी ऐसा प्लांट या मशीन परचेज कर लेती है जो उसके पॉकेट में उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में पैसे नहीं डालता है, या बिल्कुल उसका यूज नहीं हो पाता है। वैसी चीजें कंपनी के लिए लाइबिलिटीज हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक कंपनी के लिए उसके जो एम्प्लॉय है वो एक लाइबिलिटीज के तौर पे काम करते हैं। क्यों कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है? क्योंकि कंपनी को उनको पेमेंट करना होता है, वो कंपनी के पॉकेट से पैसे निकालते हैं। लेकिन अगर दूसरे टर्म में समझें, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी का, तो उसके पास एसेट कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वही उसके लिए एसेट के तौर पे काम करते हैं, वही इतना सक्षम होते हैं कि कंपनी के लिए रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हम लोग आगे चल करके बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप एसेट और लाइबिलिटीज़ को समझ गए होंगे तो आई थिंक मैं आपको मार्केट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट वैल्यू क्या है? जैसे आप या तो शेयर बाजार में निवेश कर रहे होंगे या करने का शुरुआत करना चाह रहे होंगे, तो हम सभी लोग मिल करके कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। इसमें होता क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा लोगों के बीच ये होता है कि अगर मैं इस प्राइस पे, जैसे कोई कंपनी अगर 100 रुपये पर ट्रेड कर रही है और इनको कोई न्यूज़ मिला है कि नहीं इस कंपनी का शेयर जो है वो 150 तक जा सकता है विदिन अ मंथ, एक मंथ में 150 तक जा सकता है, तो ऐसे में अगर ये व्यक्ति हैं तो ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इस कंपनी के शेयर को खरीद लें ताकि हमें अच्छा खासा मुनाफा हो। तो ये कंपनी के शेयर को 100 रुपये के बदले 110 रुपये पे खरीदने का प्रयास करती हैं। इस व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं ये कंपनी जो है आउट परफॉर्म करने वाली है और विदिन 5 ईयर ये कंपनी का प्राइस जो होगा 3 से 4 गुना या 5 गुना हो सकता है, तो ये उस प्राइस से एबव प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है। ऐसे में होता क्या है कि बिना कंपनी के रियल वैल्यू को जाने हम लोग उसका मार्केट रेट के अनुसार अलग अलग वैल्यू पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही रीज़न होता है कि कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर उसमें अधिक से अधिक लेवल पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक इजीली समझ में आया होगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कंपनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर हैं, मान लेते हैं कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 110 रुपये का चल रहा है, तो कुल शेयर की जो संख्या है उससे अगर हम कंपनी के अभी मार्केट रेट की बात करूं तो मार्केट रेट को गुना कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा मार्केट कैप। मार्केट कैप ही फ्रेंड्स, मार्केट कैप को ही हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं कंपनी का। तो कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो कंपनी के रियल वैल्यू से अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि मार्केट में ट्रेड कर रही है कंपनियां, तो अलग अलग निवेशक का अलग अलग विचारधारा होती है और उसके अनुसार वो पैसे किसी भी लेवल पे लगाने को तैयार होते हैं जैसा उनके पास विश्लेषण होता है। तो इस आधार पे क्या होता है, मार्केट कैप जो है वो डेली बेसिस पे बदलता रहता है। जैसे कोई कंपनी अगर आज 8% डाउन हो जाती है तो उसका मार्केट कैप भी गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि अगर शेयर प्राइस का वैल्यू गिर जाता है, मान लेते हैं ये 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और ये 100 रुपये पे ट्रेड करने लगे, तो 100 इंटू हम 1000 करेंगे तो इसका मार्केट वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाएगा पिछले डे के रिस्पेक्ट में। तो मार्केट वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स वो बदलते रहता है ऑन डेली बेसिस, बिकॉज कंपनियां ट्रेड कर रही हैं मार्केट में तो डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो आपको आई थिंक मार्केट वैल्यू समझ में आ गया होगा। मार्केट वैल्यू बेसिकली मार्केट कैप होता है और वो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर को हम कंपनी के शेयर प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, और देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझ लेते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। कोई भी कंपनी का जो बुक में वैल्यू होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू के कंसेप्ट को समझने के लिए आई थिंक आपको मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अब इससे आप बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कैसे? टोटल एसेट, जो भी कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं उसमें से कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा उसे ही फ्रेंड्स बुक वैल्यू कहते हैं। आसान कैसे? अगर मान लेते हैं कंपनी के पास 500 रुपये का एसेट है और 100 रुपये का कंपनी के पास उधार है, तो कंपनी के एसेट्स में से हम कंपनी के लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमें जो 400 का वैल्यू मिला ये कंपनी का बुक वैल्यू मिला। यानी कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कंपनी के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है। इसे आप नेटवर्थ भी कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति का नेटवर्थ निकालना हो या कोई भी कंपनी का अगर नेटवर्थ निकालना हो कि कंपनी का आखिर रियल वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंपनी का एसेट्स में से हम लोग लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कंपनी का बुक वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक आपको बुक वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं और देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स हैं। अब हमें समझना है कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या है। फिर अब जैसे यहाँ पे आप नाम से स्पष्ट है बुक वैल्यू पर शेयर, ये बहुत आसान है निकालना। क्या करना है? सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू को फाइंड करना है। बुक वैल्यू फाइंड करने के बाद बुक वैल्यू को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से। क्या फ्रेंड्स? टोटल नंबर ऑफ शेयर से आपको डिवाइड कर देना है, आपको आसानी से बुक वैल्यू मिल जाएगा। कंपनी का जो शेयर है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये टोटल नंबर ऑफ शेयर हमें कहाँ से मिलेगा। आसान है फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने बात किया था कि शेयर प्राइस को, अगर मान लेते हैं कोई कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये का है और उसके 1000 शेयर हैं, तो हम गुना कर देते हैं अगर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मार्केट कैप मिलेगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप जो हर जगह अवेलेबल होता है दिया हुआ है हमारे पास, तो हम अगर उसके शेयर प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A/B इक्वल टू हो रहा है C। हमें C का वैल्यू पता है, हमें A का वैल्यू पता है, तो हम B का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। आई थिंक मैथ का एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें B का वैल्यू निकालना है। अब B हमारा क्या है? B नंबर ऑफ शेयर है और ये हमारा पास है शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस को अगर हम कैपिटल को डिवाइड कर दें, मार्केट कैप को अगर हम डिवाइड कर दें शेयर प्राइस से, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर। ये आपको हर जगह कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इजिली अवेलेबल चीज़ें हैं, और अगर आप नहीं अवेलेबल है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट विद द शेयर प्राइस एंड मार्केट कैप। मार्केट कैप को डिवाइड कीजिए शेयर प्राइस से और आपको आसानी से नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बुक वैल्यू निकालने के लिए एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटा करके बुक वैल्यू निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे बुक वैल्यू को, हमें मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। कॉन्सेप्ट क्या है कि पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। एक शेयर के अनुसार हम कंपनी का बुक वैल्यू समझना चाह रहे हैं कि एक शेयर के हिसाब से क्या वैल्यू है कंपनी का। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आया कि पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो को समझने के लिए हमने इतना ज़्यादा ये बात किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा आपको जब आप इन सारे पॉइंट को समझ रहे होंगे। पीवी रेशियो को समझना आसान है, ये हमें कंपनी के वैल्यू को बताता है। अब ये कंपनी का वैल्यू को कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो पीवी रेशियो में आप देख रहे होंगे कि दो चीज़ें हैं। एक है प्राइस, इसको प्राइस टू बुक रेशियो भी बोलते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब कंपनी का शेयर प्राइस
उसके बुक के अकॉर्डिंग कितना हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये पता कर सकते हैं हम लोग पीबी रेशियो के कॉन्सेप्ट से। तो पीबी रेशियो को समझने के लिए हम लोग कंपनी के शेयर प्राइस को और उसके बुक का रेशियो निकालना होता है। तो कंपनी का शेयर प्राइस आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा और कंपनी का बुक वैल्यू जो आप निकाले, बुक वैल्यू पर शेयर, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, बुक वैल्यू पर शेयर का जो वैल्यू आप निकाले, अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आप बुक वैल्यू पर शेयर निकाले, तो कंपनी का मान लेते हैं शेयर प्राइस आपने निकाल लिया 100 रुपया और बुक वैल्यू पर शेयर आपको 50 रुपये का मिला, तो हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 2 का जो वैल्यू मिल रहा है वो पीबी रेशियो मिल रहा है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो है 2 का। और इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू के रिस्पेक्ट में 2 गुना है, यानी उसके बुक वैल्यू की तुलना में कंपनी का शेयर प्राइस 2 गुना अधिक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी 1 लाख रुपये की है और अगर हम उस कंपनी को पूरा खरीदना चाह रहे हैं तो हमें उसका 2 टाइम ज़्यादा पैसा देना है। बुक वैल्यू क्या बताता है कि हाउ मच टाइम्स यू आर पेइंग फॉर द कंपनी, ये बुक वैल्यू के कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझते हैं आगे चल करके। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने वेबसाइट पे, वहां पे मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा पीबी रेशियो का एक आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। पीबी रेशियो को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पीबी रेशियो को 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है कैलकुलेट करने का तरीका जो है, उसके लिए 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर। तो हम पीबी रेशियो के लिए शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दें तो आपको आसानी से निकल जाएगा कि उसका वैल्यू क्या है पीबी रेशियो का। दूसरा तरीका है कि हम कंपनी का मेथड 2 के अनुसार मार्केट कैप को कंपनी के बुक वैल्यू से डिवाइड कर दें। कंपनी का मार्केट कैप जो है, जैसे इस केस में देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी फ्रेंड्स, मेथड 2 के अनुसार हमें 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का बुक वैल्यू। ओके, कंपनी का मार्केट कैप को, जैसे मार्केट कैप को अगर हम मार्केट कैप को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दें तो भी हमें मिल जाएगा। इस केस में हमें बुक वैल्यू पर शेयर नहीं निकालना है, हमें कंपनी का मार्केट कैप को ही उसके बुक वैल्यू से डिवाइड कर देना है और हमें मिल जाएगा बुक वैल्यू, सॉरी, पीबी रेशियो। ओके, तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज इक्वल टू पीबी रेशियो। और इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे हम पीबी रेशियो के यूज से हम कंपनी का वैल्यूएशन पता करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनी का बुक वैल्यू से वो कितने अधिक प्रीमियम पे कंपनी ट्रेड कर रही है और कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, इसका हम लोग पता कर सकते हैं इसके यूज से। अब आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 है या 1 से कम है, अब थोड़ा सा केस समझिएगा फ्रेंड्स, कब किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 होगा? 1 होगा मतलब जो उसका मार्केट कैप, सॉरी यहाँ पे बार बार ये चेंज हो रहा है, जो उसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप मान लेते हैं कि 1 लाख है, सॉरी ये 1000 रुपया है, और अगर उस कंपनी का 1000 रुपया ही बुक वैल्यू है तो हम मार्केट कैप को बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो कंपनी का मार्केट कैप है उतना ही बुक वैल्यू है, यानी कंपनी ना तो अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। वो जिस लेवल पे कंपनी का बुक वैल्यू है, जितना प्राइस कंपनी का है उतना ही उसका मार्केट में भी पैसा चल रहा है। तो अगर ऐसी कंपनी को आप खरीदने का प्रयास करते हैं तो वो जनरली अच्छा बाइंग है। बट होता क्या है कि वो हमें ये भी समझ लेना है कि आखिर वो कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे क्यों ट्रेड कर रही है। अगर उसका वैल्यू जो है मार्केट कैप कम है, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट कैप 1000 है या सॉरी 8000 है। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप 800 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 1000 का है। ऐसे केस में तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगा वो अलग आ जाएगा।
हमें 0.80 का वैल्यू मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कंपनी के मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, यानी मार्केट में कंपनी का जो प्राइस है वो बिल्कुल कम लगाया गया है, यानी कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन इन सारे चीज़ों में भी हमें ये भी समझनी है कि कंपनी अंडर वैल्यूड आखिर है क्यों, क्यों मार्केट में उसे निवेशक पैसा नहीं दे रहे हैं, और कोई कंपनी क्यों 4 गुना अधिक टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, यानी अपने बुक वैल्यू से 4 गुना अधिक प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रही है, ये भी जानने का जरूरत है। लिमिटेशन क्या है इसके? तो इसमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने प्लांट और मशीनरी की बात की, हमने ये बात नहीं किया कि कंपनी के पास मान लेते हैं कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, कोई स्पेशल लाइसेंस है, जो कंपनी कोई विशेष प्रोडक्ट तैयार कर रही है। हमने उस इनटेंजिबल एसेट का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या है कि टेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी इत्यादि। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट वो अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो अधिकार है, कोई राइट वगैरह होता है। जैसे फार्मा सेक्टर की जो कंपनियां होती है, फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनियां होती हैं, वो कोई ड्रग का पे रिसर्च वगैरह करती हैं और कोई ड्रग बनाती है, तो उनका वो पेटेंट होता है, वो उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता है। लेकिन तो वैसे चीज़ें जो होती हैं वो इंटेंजिबल एसेट होती हैं, हम उसके बात इसमें नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे गुडविल वगैरह है, हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाया, तो हम फिजिकल प्रेजेंस एसेट्स को ही घटा रहे हैं। फिजिकल प्रेजेंट एसेट जो हैं उन्हीं को यहाँ पे ले रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट को नहीं ले रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेक कंपनियां होती हैं उनके पास जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट ज़्यादा होते हैं। जैसे वो एक बिल्डिंग लेंगी और उसी में अपना कारोबार शुरू करती हैं, लेकिन उनके पास उतने प्लांट मशीनरी नहीं होती हैं, तो उनके पास इंटेंजिबल एसेट अधिक होता है। उनके पास लाइसेंस होता है, कोई प्रोडक्ट का कॉपीराइट का अधिकार होता है। तो वैसी चीज़ों में हम जो कर सकते हैं, तो जब भी हम इसकी तुलना करें तो सेम सेक्टर की कंपनियों के लिए ये तरीका उपयोगी है। अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टर से हम कंपनियों को चुनाव करके इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर इसके बारे में कुछ विशेष पढ़ना हो तो आप यहाँ पे mayashares.com लिख करके सर्च कीजिए। आप माया शेयर्स भी लिख कर सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, और वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पीवी रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट करके, और उसको आप कैलकुलेशन देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाँ ये कैसे वर्क करता है और इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, और कैसे यूज कर सकते हैं पीवी रेशियो को हम अपने एनालिसिस में। क्योंकि ये एक फ्रेंड्स, इस पे हम लोग पूरी तरह से रिलाई नहीं हो सकते हैं। ये एक मान लेते हैं कि आप जो अपने एनालिसिस का मेथड लगा रहे हैं उसमें आपको एक हेल्प करेगा कि चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने में। तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो आई थिंक आपको पीवी रेशियो समझ में आ गया होगा। प्राइस टू बुक रेशियो होता है, कंपनी के शेयर प्राइस को हम लोग डिवाइड करते हैं उसके नंबर ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर से। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने बात किया। इसके लिए फार्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, और दूसरा है मार्केट कैप डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। तो ये दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लिमिटेशन और यूजेज की बात की। अब फाइनली कंक्लूजन ये है, आप जब भी एनालाइज करें तो सेम सेक्टर की कंपनियों का तुलना करें। अगर बैंकिंग सेक्टर का कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी से ही उसका एनालिसिस करना बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। इट कुड क्रिएट मोटिवेशन इनसाइड मी, एंड I will make further more videos on this topic or another topic that could facilitate you in better analysis of stock and index. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।